आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम जब मुझे अचानक से बताया गया कि आपके लिए लड़का देख लिया गया है और शादी ऑलमोस्ट फिक्स। 18 साल की उम्र 18 साल की उम्र में। और मेरे लिए ये ज़्यादा शॉकिंग था कि मैं एक स्टूडियस टाइप की लड़की थी, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करती थी और मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे साथ आने की लड़का पसंद आए ना आए, एक बार देख तो लो। ये सबसे बड़ा ये है, ट्रैप है, इसमें कभी नहीं फंसना है कि बस देख। उस समय जब आपने ये डिसाइड किया ठीक है नहीं करनी है शादी, उस समय क्लियर था कि एसएससी का ये एग्जाम क्रैक करना है या नहीं? उस समय कुछ क्लियर नहीं था, बट माइंड में एक चीज क्लियर थी कि मुझे अगर आप एक लड़की हैं और आपको पता लगे कि अचानक से आपकी शादी तय कर दी गई है तो आपको कैसा लगेगा? खास करके तब जब आपके खुद के कुछ ड्रीम्स हो और खुद के कुछ एम्बिशंस हो जिनको आप किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती हो। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं सुष्मिता शर्मा, जिन्होंने एसएससी में 696 रैंक सिक्योर की है। जब उनको पता लगा कि उनके घर वालों ने उनकी शादी तय कर दी है तो उन्होंने अपने घर वालों से बगावत कर दी और उन्होंने उनसे कुछ समय मांगा और 1 साल से भी कम के समय में उन्होंने एसएससी का ये सबसे टफेस्ट एग्जाम क्रैक कर दिया। आज मेनली हमने उनसे बात की कि कैसे उन्होंने उस माइंडसेट को बिल्ड किया जिसमें उन्होंने इतने लंबे समय तक अपने आप को, उस मोटिवेशन को बनाए रखा। मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा खास है, खासकर उन लड़कियों के लिए जिनके अपने खुद के सपने हैं, खुद के कुछ एम्बिशंस हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, वो कैसे प्रॉपर एक रोड मैप लेके आए कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो हेल्प कर सके। आज का ये एपिसोड उन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आज का ये एपिसोड आप जरूर उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको सच में ज़रूरत है। दिस इज सुष्मिता शर्मा ऑन दिस वेरी स्पेशल सीरीज ऑफ पॉडट्रैक साहब की बातें। मतलब मेरे को जो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है ना आपसे वो ये जानने की है कि जिस दिन आपको ये पता लगा कि मतलब आपकी शादी तय कर दी गई है और उस दिन से लेके जब तक आपने एसएससी की प्रिपरेशन की, एसएससी का एग्जाम क्रैक करने तक, मतलब वो एक एक दिन आपका कैसा गया? मतलब तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक एक डे का थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि वो आपका मोमेंट कैसे निकला, वो 1 साल का समय आपका कैसे गया? सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ कि आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम जब मुझे अचानक से बताया गया कि आपके लिए लड़का देख लिया गया है और शादी ऑलमोस्ट फिक्स। 18 साल की उम्र 18 साल की उम्र में। और मेरे लिए ये ज़्यादा शॉकिंग था कि मैं एक स्टूडियस टाइप की लड़की थी, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करती थी और मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसे होगा। एक होता है ना कि बच्चे अपना करियर देखते हैं, ये बनेंगे वो बनेंगे, वैसी टाइप की थी। और अचानक से ये न्यूज़ मिल गई मुझे। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर मुझे लगा मैं मना करूँगी, मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने मना किया। मैंने अचानक से देखा, मतलब मेरी फैमिली बिल्कुल मेरे अगेंस्ट कि नहीं शादी तो होगी। फैमिली तो फैमिली, रिश्तेदार भी आकर के कहने लग गए कि लड़का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लड़कियों की शादी इतनी उम्र में हो जाती है, 18-19 साल का। और मैंने ये अपने फैमिली में कभी अपने साथ होते हुए नहीं देखा कि वो बिल्कुल मतलब ऐसा डिसीजन दे देंगे। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मैंने कोशिश की 2-3 बार, फिर कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना है। फिर उन्होंने फिर मुझे मम्मी समझाने लगी लड़का पसंद आए ना आए, एक बार देख तो लो। ये सबसे बड़ा ये है, ट्रैप है, इसमें कभी नहीं फंसना है कि बस देख लो। क्योंकि आप जब देख लेते हो और उसके बाद अगर आपको पसंद आ जाता है फिर होती है गड़बड़ शुरू, या तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आया। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हम लड़के से मेरी बातचीत हुई तो बस वैसा हो गया था कि हंसी मजाक में बात ख़त्म हो गई थी और मुझसे फिर बाद में पूछा भी नहीं गया कि आपको लड़का पसंद आया है कि नहीं। मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, वैसे हंस हंस के बता रही थी कि लड़के से क्या बात हुई, तो मेरी हंसी को उन्होंने समझ लिया कि इसको पसंद है और उसके बाद तय कर दी गई। मुझे बात पता भी नहीं। उसके बाद की सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स थी क्योंकि अचानक से ना एक इमोशनल सा वो क्रिएट कर दिया गया मेरे आसपास। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ वहाँ पर ऐसा है कि लड़कियों को अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं बोलना है, वरना वो संस्कार वहाँ पर मतलब मोस्टली आज भी क्या वेस्ट बंगाल में और जहाँ से आप हो आसनसोल में मतलब मोस्टली लड़कियों की शादी ऐसे ही होती है या केवल आपकी फैमिली में था या आपके साथ था? वेस्ट बंगाल या आसनसोल तो नहीं बोलूँगी, बट मेरे सराउंड में, मतलब मेरे जो घर के आसपास है, तो वहाँ पर ऐसा होता था
तो मैं रोई बहुत कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी चीज़ को ऐसे शादी नहीं कर सकती, मैं हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती। किसी ने नहीं सुनी। इनफैक्ट मुझे ही समझाने लगते थे कि यार तुम्हारे मम्मी पापा है जो कह रही है, तुम कैसे मना कर सकती हो। इनफैक्ट उनका कहना था कि अगर तुम्हारे फैमिली ने कह दिया इससे शादी करनी तो भी तुम कैसे मना कर सकती, इसे नहीं करनी, मतलब आपका कोई डिसीजन नहीं। एक लड़की को वहाँ पर ऐसा है कि उसके लिए हमेशा ही उसके पेरेंट्स डिसीजन लेंगे। तो मैं उनमें से नहीं थी, तो मैंने बहुत बगावत करी कि ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट में जो एक हथियार है जो सब यूज़ कर सकते हैं वो है सुसाइड की धमकी देना। मैंने भी सेम कहा, मम्मी से कहा कि आप अगर ऐसा करोगे तो मैं तो सुसाइड कर लूँगी, और वो चमत्कार निकल गया बिल्कुल ये। उसके बाद मम्मी समझ गई कि नहीं अब इसको ज़्यादा नहीं कहना है, फिर धीरे धीरे करके मैनेज हो गई वो चीज़। उस समय जब आपने ये डिसाइड किया, मतलब घर वाले कंट्रोल में आ गए कि ठीक है नहीं करनी है शादी, उस समय क्लियर था कि एसएससी का ही एग्जाम क्रैक करना है या नहीं? उस समय कुछ क्लियर नहीं था, बट माइंड में एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे कुछ तो करना है, कुछ तो करना मतलब कुछ भी नहीं था कि एसएससी क्या होता है, इनफैक्ट वो भी नहीं पता था मुझे। बट मुझे वैसे लाइफ नहीं जीनी थी कि बिल्कुल हाउसवाइफ बन के शादी कर ली और ये ठीक है। कई बार मतलब गुस्से में हम लोग बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन जब नॉर्मल होते हैं और उस पैशन को या उस जो आपने कमिटमेंट दी है उसको कंटिन्यू करना और सेम एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आपको लगे, वो बहुत बड़ा टिपिकल टास्क है। अभी तक आपको ये भी नहीं पता है कि आपको एसएससी करना है या किसी और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले आपने कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया कि मतलब मुझे इस लाइन में जाना है एंड दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी विद इन अ 1 and 2 year दैट आई कैन क्रैक? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जब कह दिया कि मुझे अब शादी नहीं करनी, तो मेरे ऊपर वो एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया कि मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे 3-4 साल दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करूँगी, उसके बाद आपको जो करना है करिए। तो वो मेरे पास लिमिटेड टाइम था, तो मेरे दिमाग में मैं चीज़ें और भी कुछ भी कर सकती थी, मैं आगे हायर स्टडी कर सकती थी, बट लेकिन मेरे पास जो लिमिटेड सोर्सेज थे उस अकॉर्डिंग मैंने देखा कि एक आप टॉप पोस्ट पर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो और वो एक रेपुटेड पोस्ट होती है काफ़ी। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि क्या कर सकते हैं, तो फॉर्चुनेटली आई हैड अ फ्रेंड जिसने मुझे गाइड किया इस चीज़ के लिए कि आप एसएससी करो। फिर मैंने उसका सिलेबस देखा, उसकी पोस्ट देखी, तो दैट वाज वेरी काइंड ऑफ रेपुटेड पोस्ट। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है इसको करते हैं, और वो सूट भी करता था मेरे जो एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से, इंग्लिश मैथ्स ये सब। फिर मैंने सोचा इसी को करते हैं। ओके। बट आपने जैसा कहा कि कंटिन्यू करना, हाँ, वो तभी आप कर पाओगे ना जब मोटिवेशन आप खुद हो। सो हाउ यू मेंटेन योर स्केड्यूल, कैसे, मतलब इसीलिए मुझे वो बहुत सारी चीज़ें जाननी है, वो बहुत सारी आई थिंक स्टोरीज भी जाननी है उसके पीछे की कि मतलब क्या क्या हुआ उस दौरान, क्योंकि मुझे पता है कि जब क्रैक हो जाता है ना तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। राइट, भूल जाते हैं। बट उस टाइम ऐसा था कि जैसे आप बुक्स लेकर के आ गए, अब आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो मेरे दिमाग में ये जो प्रेशर दिया ना घर वालों ने, ये मेरे दिमाग में आती थी कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और ये ही सबसे बड़ा मोटिवेशन था। और दूसरी बात, मुझे किसी और ने नहीं कहा था कि आपको करना है, मुझे ही करना था। तो मैं उस चीज़ में अपना माइंड भटकाती तो मेरा लॉस होता है, इसलिए मैं हमेशा उस चीज़ को सोचती रहती थी कि यार मुझे कुछ तो करना है, नहीं कर पाऊँगी, मेरी बेइज्जती हो जानी है। क्योंकि इतना बड़ा कमिटमेंट कर दिया, लड़के को छोड़ दिया, अब जो है मेरे हाथ में करके दिखाया तो एक एग्जाम्पल बन जाऊंगी, छोड़ दिया तो वो बना हुआ है ना कि लड़कियों को डिसीजन नहीं लेने देना चाहिए, और पावरफुल हो जाता। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर थे मोटिवेट करने के लिए मुझे। तो अरे बेचारा लड़का। हाँ। मुझे तो उसके ऊपर तरस आ रहा है, वो भी अच्छी पोजीशन पे है अभी फिलहाल। अच्छा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब सोच रहा होगा बेचारा अपने मन में क्यों मैंने मना किया। एक चीज़ रिवील करना चाहूँगी ऑन कैमरा, पहली बार, इनफैक्ट मेरे घर वालों को भी ये बात नहीं पता है कि एट लास्ट मेरे पास जब कुछ सूझा नहीं था मुझे कि मैं क्या करूँ अब, सब आकर के, इनफैक्ट मुझे तो मेरे रिलेटिव्स आके कहते थे कि इससे अच्छा लड़का ही नहीं मिलेगा तुम्हें। तो उस वक्त मैंने कैसे भी करके उस लड़के का नंबर जुगाड़ किया था, मैंने डायरेक्टली उससे बात करी थी। मैंने कहा था देखो भैया, ऐसा है कि मैं हाउसवाइफ बन के नहीं रह सकती, मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है, कुछ कर लूँगी तो ही मैं शादी करूँगी। तो फॉर्चुनेटली लड़का समझदार था, उसने कहा कि ठीक है। और ये बात मेरे घर वालों को भी अभी तक नहीं पता है कि मैंने उससे बात करी थी। तो उसने फिर मेरे घर पे रिप्लाई ही नहीं दिया कुछ, कि पसंद है नहीं पसंद है, कुछ भी नहीं कहा। तो घर वालों को लगा कि नहीं पसंद है। He tries to approach you after selection? No.
He was married till then. ओके He is married now. अरे वाह, चलो वो सही है, उसका भी ठीक था, कह रहा मैं क्यों देर करूँ। बट मैं एक बात बोलूँगी कि वो लड़का जो मेरे, आप ना जब एक अपने माइंड को बस लिमिटेड कर लेते हो ना, तो आपको चीज़ें वहीं तक नज़र आती है कि मेरे लिए वो बेस्ट से बेस्ट कैसा लड़का ढूंढ सकते थे। हमने जितना देखा है उतना ही। बट अब उस लड़के से मेरी सैलरी 3 टाइम ज़्यादा है, तो Okay. अब मुझे किस टाइप का लड़का मिलेगा? वो जितना एक्सपेक्ट करते थे उससे कहीं ज़्यादा। तो ये चीज़ है ना, जब आप देख नहीं पाते आगे, जब आप लगे रहो और देख लो, तो आपके घर वाले भले आपको अभी क्रिटिसाइज कर रहे नहीं सुन रहे हो, जो आप कर लोगे ना, तो वही लोग होंगे जो आपको सबसे ज़्यादा तारीफ करेंगे, गर्व से यहाँ बोलेंगे। पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, और मेरे माइंड में भी है कि एक मतलब हम लोग ना, जब हम जिस चीज़ पे नहीं जाते हैं, एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं पहले से, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई हमारा बिजनेस या कुछ भी हो। सो जब आप मतलब लगा था, जब आपने इस चीज़ की प्रिपेयर की, तो कुछ ना कुछ एक माइंड में इमेजिनेशन भी क्रिएट हो जाता है हम लोग, और शायद वो हमको हेल्प भी करता है एग्जाम क्रैक करने में कि कि हम कैसी पोजीशन पर पहुंचेंगे। दिमाग में हमेशा से क्लियर थी एक बात कि मुझे सोशल सर्विस करनी है। मुझे एक, देखिए, सक्सेस का ना सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है। कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर अपने आप को सक्सेसफुल समझता है, कोई बहुत सोशल सर्विस करके समझता है, कोई जितने में उतने में सेटिस्फाइड रहता है वो सक्सेसफुल है। तो द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज डिफरेंट फॉर समवन। तो फिर क्या होता है कि मेरे दिमाग में था कि सोशल सर्विस करनी है, मुझे गर्ल्स के लिए कुछ करना है स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने उस चीज़ को झेला हुआ था। तो उस चीज़ के लिए तो गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी जगह है, और जहाँ पे मैं हूँ दिस इज़ ऑल्सो सर्विंग फॉर दैट। बट अभी दिस इज़ नॉट एंड फॉर मी। अभी मुझे आगे बहुत सारे प्लान है जो करने हैं। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC आई थिंक। यस, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता तो है। मतलब 2024, 25, 26 में मुझे लग रहा है किसी न किसी लिस्ट में नाम सुनने को मिल जाएगा। होप सो। होप सो। तो मतलब लग रहा है कि मतलब एक क्या होता है ना कि हमने जब चीज़ क्रैक कर ली, तो SSC के बाद कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है UPSC को लेके, या लग रहा है कि नहीं टिपिकल तो है? टिपिकल है। ये लगता है लोगों को कि बूस्टअप हो जाएगा। आप एक चीज़ यहाँ पे एडवांटेज में रहते हो कि आप सिक्योर रहते हो, कि आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप बेरोजगार हो और UPSC के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि UPSC एक रिस्की काम है, रिस्की जॉब है करना, मतलब प्रिपरेशन करना उसके लिए। तो एक तो मेरे पास है कि सिक्योरिटी है, बट वहाँ पे प्रॉब्लम रहती है टाइम नहीं है आपके पास। आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, फिर आप अकेले रह रहे हो कहीं पर, तो आपको चीज़ें खुद मैनेज करनी है। तो लेकिन अगर आप डिटरमिन्ड हो किसी चीज़ के लिए, तो आप टाइम निकाल लोगे। तो वो चीज़ है, एक डिसएडवांटेज है कि आपको टाइम नहीं मिलता है जॉब के साथ आप करते हो। तो कई बार ना, मतलब ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि मतलब जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, और कई बार ऐसा लगता है, खास करके जब आप इतना बड़ा कमिटमेंट दे चुके हो किसी को कि मैं ये चीज़ क्रैक करके दिखाऊंगा आपको, या ये आपको मैं करके दिखाऊंगा, और बीच में ना कई बार मतलब हर किसी को मोस्टली लगता है कि यार अब छोड़ देते हैं, अब शायद नहीं होगा हमसे। तो उस समय पर मोटिवेट तो चलो आप कैसे भी ना कैसे भी करके कर लेते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, क्या आपने उस समय अपने आप को रेगुलेट किया था, और मतलब अपनी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि मुझे अपने स्केड्यूल में कुछ चेंजेस लेके आने हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ चेंजेस लेके आने हैं, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे नहीं? मैं उस प्रिपरेशन की बात जानना चाहता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये बात तो है कि आप, ऐसा बहुत सारा फेज आता है, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह हमने दिया और मार्क्स कम आ गए, हाँ, तो डिमोटिवेशन होता है। तो मेरे साथ तो ऐसा, मैं तो रोने लग जाती थी लिटरली। लोगों को ऐसा लगता है ना, जब आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो इसका तो हमेशा ही अच्छा होता रहता होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेरे पास एक फ्रेंड था जिससे मैं, उसके सामने मैं सब कुछ बोल देती थी यार, मैं उसको पका देती थी, मतलब कि यार मेरा अच्छा नहीं हुआ, इतना पढ़ा तो भी। वो मुझे ये भी कहता था कि तुम एग्ज़ाम में पास करोगे तो रोते रोते पास करोगे तुम्हारा कोई वो नहीं है। तो ऐसा होता है, तो आप किसी से बात कर लिया करो, क्योंकि आप सारी चीज़ें ना हर टाइम हमेशा खुद से हैंडल नहीं कर सकते। तो आप किसी को भी पकड़ो जो आपके बहुत क्लोज है, उसको सब बताओ कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसा भी होता था कि 2-3 दिन गैप हो जाता था, कि मन ही नहीं करता था पढ़ने का, कि छोड़ दो। लेकिन तब मेरे दिमाग में एक चीज़ आती थी कि ये ना करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कुछ और करने लग जाऊँ, कुछ ना कुछ तो करना ही था। ये तो क्लियर था दिमाग में, वैसे नहीं बैठ सकती थी। तो 2-3 दिन के बाद फिर लगता था यही तो करना है, तो फिर ठीक से कर लेते हैं। मुझे कभी कभी क्या फील होता है ना, जो मुझे लगता है कि मतलब नहीं तो हो ही रहा है, आपको छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, एफर्ट्स करना, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, और जिस चीज़ को मैं फॉलो भी करता हूँ,
कि मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हो, तो जब आप वो उसको प्रिपेयर कर रहे हो या कर रहे हो, तो हुआ तो वो वैसे भी नहीं है उस समय तक, और आप पहले से छोड़ के बैठ जाओ, तो आपने उसको चांसेस और मतलब श्योरिटी और दे दी कि अब ये नहीं ही होगा, क्योंकि आपने कहते हैं मरने से पहले भूत बन जाए। आपने जैसा कहा कि शेड्यूल में क्या चेंज आया, तो उस टाइम आपको एनालाइज करना पड़ता है ना कि आपने कहाँ गलतियां कर दी। जैसे अगर मैंने कोई टेस्ट सीरीज दी है, अब मेरी रॉन्ग हो गए, तो उसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं एनालाइज करने के कि किस वजह से गलत हो गए। या तो मुझे नहीं आता होगा, या मैंने लेट कर दिया, टाइम नहीं दे पाई, या मैं भूल गई। तो वो आपको ना कैटेगराइज करना पड़ेगा चीज़ों को। उसके बाद से अब आप जब नेक्स्ट टाइम दो, तो वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी। दिस इज़ द ओनली वे आप इस चीज़ को सुधार सकते हो, गलतियों को रोकना। तो उस तरह से धीरे धीरे जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपका माइंड एक एक्सपेक्ट में और जाता है, और उसको बोलते हैं लक। कैसे रेगुलेट किया था, कैसे मतलब उस चीज़ को फिर दोबारा? ये लक वाली बात तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत कॉमन है कि ये लकी है बिल्कुल, लेकिन लक तो है, तो क्या हम उसके लिए काम ही करना छोड़ दें? लक तो दूसरी बात है कि आप रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, मैं मानती हूँ। आपने बहुत मेहनत करी, नहीं हो पाया, तो आप किसी बड़े चीज़ के लिए बने हो, ये तो है। लेकिन सिर्फ लक के भरोसे आप अपना वर्क नहीं छोड़ सकते। तो आप अपना 100% दो। नहीं हुआ वो बात की बात है। आपकी तरफ से आप जब फेल हो ना, तो आपको खुद के लिए वो ना रहे कि मैं थोड़े और मेहनत कर सकता था। ये चीज़ आपके अंदर। आपने कुछ ऐसा कभी सोचा, कभी दिमाग में आया, या जो मैं कर रही हूँ उसको मतलब एक तरीके से होता है ना, छुपा के करना, चुपचाप करना, लगे पड़े हैं तैयारी में, वो मैं उस पर्सपेक्टिव से भी मैं जानना चाहता हूँ। कुछ दिखाने वाली बात तो आई थिंक मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। और जैसा मैं जब तक प्रिपरेशन करती थी, मैं कभी मूवी देखने नहीं गई, मैं कभी घूमने वैसे ट्रिप पर कभी नहीं गई। जो चीज़ें और लोग करते हैं कि हाँ ये कर लेते, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल लेते, वो सब मैंने कभी नहीं करी। और सच बताऊँ तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया, क्योंकि मैं किसी एक फोकस्ड थी किसी चीज़ पे, तो ये चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल सेकेंडरी थी। अब मैं कुछ भी एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट आंसर कि अगर आप किसी चीज़ को लेके फोकस्ड हो तो आपके दिमाग में दूसरी चीज नहीं आ सकती। जैसे अभी आप मुझसे पूछ रहे थे रिलेशनशिप को लेकर, तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी एक चीज पे फोकस्ड हो, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने उस चीज के लिए, आपके दिमाग में आ ही नहीं सकती। मुझे ये बताओ कि मतलब टॉपर्स लड़की को अप्रोच करने के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स क्या देखती हैं लड़कियां? मतलब मैं एक लिस्ट प्रिपेयर करना चाहता हूँ, मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि पहले से ही मामला कहीं सेट हो जाए तो ठीक है भैया, नौकरी के बाद तो कोई पूछेगा नहीं। इसमें क्या नहीं, बिल्कुल, मतलब मैं सीरियसली जानना चाह रहा हूं। सच बताऊं तो प्रपोजल्स घट ही गए क्योंकि पहले क्या था कि आप ओपन टू ऑल थे, कि आप लोगों के रीच में थे। लेकिन मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं बहुत प्राइम मिनिस्टर बन गई हूँ, बट स्टिल जिस लेवल के लोगों से या उस तरह के लोगों से जान पहचान ज़्यादा थी, अब उनको लगता है कि शी इज एट हायर लेवल, तो वो खुद अपनी तरफ से ही बात करना उन्होंने बंद कर दिया। डरते भी है ना भाई, मिनिस्ट्री में कहीं बंद करा दी। हाँ, तो मैं कहूँगी कि प्रपोजल घट ही गए। और सो दिस इज ऑल्सो एडवांटेज। तो बात ये है कि अब प्रपोजल देने के लिए थोड़ा सा लेवल अप करना होता है। एक कॉमेडियन थे, उन्होंने कहा था कि लड़कियां पैसों के पीछे भागती है, तो कमाओ ना। तो कमाओ ना, सही बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर ऐसा ही मानना है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव और चूजी होना चाहिए। मेरा एक बहुत सिंपल सा थॉट है, अपनी लाइफ में केवल उन्हीं लोगों को एंट्री दें जो एट एनी हाउ आपके करियर में आगे बढ़ने में आपको मदद कर रहे हों। जहां आपको लगता हो कि ये पर्सन मेरे प्रिपरेशन में, मेरे माइंडसेट में, मेरे किसी भी एक्सपेक्ट में, मेरे करियर की तरफ जिसको मैं लेके बढ़ रहा हूँ और बाधा है, तुरंत उससे दूर हो जाइए, विदाउट अ सेकंड। ऐसा पर्टिकुलर मेरा मानना है। तो मैं चाहूंगा कि इसके पीछे, क्योंकि आपके साथ मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे अब तक प्रिपरेशन के दौरान। अब मुझे लग रहा है बहुत कुछ छुपा रही हो, निकाल के नहीं लेके आना चाह रही, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ आप बताओ उसके बारे में। नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रपोजल्स आते रहते थे मुझे, बट मैं ये बोलूँगी कि अगर आप करियर पे लगे हुए ना, तो आप उस वक्त जब आप करियर पे आपने अचीव नहीं किया है, तब उन्हीं लोगों के साथ रहो जो आपको हेल्प करते हैं उस चीज़ में। वरना आप अपना करियर खोदोगे ना, तो आइडेंटिटी ही आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो वो मत होने दो। तो मेरे साथ जितने लोग थे जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मेरे दोस्ती ज़ीरो थी। मतलब मैं किसी से बातचीत, ये घूमना फिरना, जैसे मैंने कहा मूवीज़ वगैरह, इन सब चीज़ों सर्कल ही नहीं था मेरा कुछ। तो उस वक्त मेरे साथ एक दोस्त था जो प्रिपेयर करता था,
और उसके साथ मैंने उसको यूटिलाइज किया, उसके दोस्ती को उसने भी मेरी दोस्ती को। तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो। जब आप कुछ काम कर रहे हो तो आपका सर्कल बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी सक्सेस के पीछे। तो यही है। मुझे लगता है कि अगर आपने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे किसी भी चीज में, तो आप अपनी 50% मेहनत तो पहले ही कर चुके हो। राइट। फिर क्योंकि फिर ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए आप बहुत ज्यादा सिलेक्टिव और चूजी बन जाओगे। हाँ, बन जाओगे, क्योंकि आप वैसे लोगों से बात ही नहीं करो, मौका ही नहीं मिलेगा आपको कि आप किसी के पास जाओ। अब जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे एग्जाम प्रिपेयर करना है, तो मैं अब इंस्टाग्राम पे किसी से चैटिंग क्यों करूं? मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है। और बेवजह का किसी से अटैचमेंट बढ़ाना, अपना सर्कल बढ़ाना, ये आपको ना वो लगेगा, मतलब बेवजह की चीज़ है। तो अच्छी बात है ये मेरे ख्याल से। अगर आप लोगों को चूजी बना रहे हो तो लोग आपको सेल्फिश कह सकते हैं। तो मैंने भी बहुत झेला है कि लोग क्या ही नहीं कहते, क्योंकि लड़कियों की ना हमारे सोसाइटी में एक अलग इमेज है कि वो उनको बिल्कुल आइडियल मानते हैं कि ये कुछ भी गलत नहीं कर सकती, किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो ये संस्कारी, अदरवाइज तो मतलब एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीम में रहते हैं, बीच की लड़की नहीं उनको वो करती भाती। तो मेरे को तो ऐसा कह देता है कि इसने, हमारे खानदान में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी ने लड़का पसंद किया हो, उसने मना कर दिया हो, खुद से डिसीजन। बात है, मतलब मैंने देखा है अगर कोई नया काम हो जाए तो वो हर किसी का है कि उनके खानदान में वो काम पहले कभी हुआ ही नहीं होता है, वो काम कभी किसी ने किया ही नहीं होता है। लग रहा है कि पूरे खानदान मॉनिटर थोड़े कर रहे हैं वो। ये भी ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि आप कुछ करना चाहते तो उस चीज़ को ढूंढ लोगे, तो दिस इज़ वेरी ट्रू। क्योंकि बहुत से लोगों को, मैं एक लाइब्रेरी में पढ़ा करती थी, तो वहाँ पे ऐसे था कि लोग पढ़ते कम है, सर्च ज़्यादा करते हैं। कि जैसे मैथ्स अगर पढ़ना है हमें, तो हज़ारों वीडियोज़ अवेलेबल है आपको कैसे पढ़ना है। तो वो क्या करेंगे, एक वीडियो देखा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, दूसरे वीडियो में चले गए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तीसरे वीडियो में चले गए। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि आप लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट कर दो और उसमें से एक भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो ये आपका टाइम वेस्ट करेगा और कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मुझे मेल बहुत सारे आते हैं कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए, कैसे पढ़ना है। अरे कैसे पढ़ना है के लिए तो बहुत सारी वीडियोज़ है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप इम्प्लीमेंट करो, आप एक ही गुरु बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो तो हो जाएगा। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है एसएससी क्लियर करना। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ये आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, कंफ्यूज भी कर देगा उल्टा। तो आप ना हमेशा अपना सोर्स बहुत लिमिटेड रखो। और सोर्स आप कहाँ से बनाओगे, तो सबसे पहले आप ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोगों से लो जिसने करा हुआ है वो आपको। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जो टॉपर्स के हैं, और सारे टॉपर्स में ना आपको कॉमन ही चीज़ें मिलेंगी। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग चीज़ कुछ कह देगा, सब सेम है। तो आप उसी स्टैंडर्ड चीज़ों को फॉलो करो और इम्प्लीमेंट करो, सिर्फ सर्च मत करते रहो। सभी टॉपर्स में, सभी बिजनेसमैन में, मतलब हर इंडस्ट्री के अलग अलग सेपरेटली बात कर रहा हूँ, जैसा आपने अभी कहा, कॉमन सब में मिलेगा। मुझे जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें मिलती हैं उनमें, वो मुझे उनकी हैबिट्स मिलती हैं। मैं बताऊँ, जब मैं ऐसा लगता है कि जिसने क्रैक कर लिया वो बहुत मेंटली स्ट्रांग रहा होगा, बिल्कुल ऐसा। लेकिन मैं बताऊँ, मैं जब प्रिपेयर करती थी मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जैसे इंस्टाग्राम लेकर के बैठी, रील्स देखे, अच्छा लगने लग गया, तो देखते ही जाते हो। बस यही डिफरेंस है कि आप खुद को रोक पाते हो कि नहीं रोक पाते। तो मेरे दिमाग में ऐसा आता था कि यार देख रही, अचानक से मेरे दिमाग में होता नहीं यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है एकदम, इसको मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ बेकार में। मुझे कुछ शेड्यूल बना रहता था दिन भर का, तो ये अगर मैं करूँगी तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी सो पाऊँगी, जो भी। वहीं पे रोक देना है खुद को। जैसे मैं अगर दोपहर में सो रही हूँ, अब मैंने 1 घंटे का टारगेट लेगा, मैं 1 घंटे ही सोना है। अगर मैं थोड़ा भी और लेट अलार्म लगा देती थी, अलार्म के बाद थोड़ा भी लेट सोती थी ना, तो मुझे दिमाग में अलार्म बजता था कि नहीं अब नहीं सोना है। तो ये चीज़ें ना आपको मेंटली जो आप कह रहे हो, मेंटली जो आप कह रहे हो ना, कि मेंटली ये चीज़ें रेगुलेट करती हैं, अपने आप होने लगती है, आपको करना थोड़ी ना है आपको कुछ स्पेशली। तो यही चीज़ है ना, आप खुद को रोक पा रहे हो कि नहीं रोक पा रहे हो। अगर किसी ने सोच लिया कि सो ही लेते बाद में पढ़ लेंगे, तो बस वो बाद का बात। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि वो बहुत सारे अटेम्प्ट दिमाग में, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार, ये जहां आपने सोच लिया ये नहीं हुआ तो अगली बार आप वैसे ही फेल हो। इस बार फेल हो मतलब फेल हो। आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि मेरे पास एक ही अटेम्प्ट है, इसी में करना है। तो अगर वो नहीं हुआ ना, तो इसमें कुछ और मिस्टेक्स रह गए होंगे, तो नहीं हुआ। लेकिन अपने तरफ से आपने कोई वो नहीं छोड़ा है कुछ वो। तो ये चीज़ मैंने बहुत लोगों को देखा, जब मैं पढ़ती थी लाइब्रेरी में, तो कह रहे यार इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा। ये क्या बात है भाई, इस बार नहीं होता मतलब आप इस साल पूरा साल बर्बाद कर दिया आपने। आप 1 साल को छोटा टाइम थोड़े कि आपने बर्बाद कर दिया। आप अपना 100% दो, नहीं हुआ वो अलग बात है, बट ये पहले से एटीट्यूड बना लेना कि इस बार नहीं होगा, तो आप पहले, मैंने कहा ना, मरने से पहले भूत बन जाना, ये यही है।
तो हमेशा ना दिमाग में रखो कि इसी बार करना है, चाहे आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, एग्जाम क्या कुछ भी कर रहे हो, कि ये कर रहा हूँ, ये कंप्लीट होना चाहिए, मेरे तरफ से चीज़ें 100% रहनी चाहिए, सिंपल। जब डिसाइड हो गया था कि मुझे यही करना है, ये एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सो जो सबसे पहला स्टेप आता है यहाँ पर हम लोगों का, हाउ यू कवर योर सिलेबस। आपने ये कैसे कवर किया, मतलब पता किया कि मेरा ये सिलेबस है और मुझे ये कैसे कवर करना है, उसको कितना टाइम लगा, क्या ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सिलेबस कवर करने के दौरान ये फील आया एक दो बार कि अब हो गया मेरा कंप्लीट? नहीं, कंप्लीट तो आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत ही डायनेमिक होती है, उसमें बहुत चीज़ें कवर्ड होती हैं, तो एक फुलफिलमेंट आपको तब मिलेगा ना जब आप टेस्ट सीरीज में अच्छा कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपकी बहुत सारे लोगों से compete करते हो आप, वहाँ पे आपकी परसेंटाइल जब अच्छी होने लगेगी तो ही आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि हाँ मैं एक राइट ट्रैक पर हूँ। लेकिन आप ऐसा सोचोगे कि मुझको पूरा ज्ञान हो गया, ऐसी अनुभूति हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप टेस्ट सीरीज को बेस मानो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो उस चीज़ के लिए। सो टेस्ट सीरीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे आपने जो सिलेबस प्रिपेयर किया है, जो आपने पढ़ा है, टेस्ट सीरीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना। हाँ, आपने कैसे प्रिपेयर किया कि मैं एग्जाम में, मतलब पता बहुत कुछ होता है लेकिन कुछ बच्चों की वीकनेस होती है कि वो भूल जाते हैं क्वेश्चन देखते ही, या वो सवाल देखते ही उनको आता है वो सवाल और वो तुरंत उन्होंने सवाल देखा और वो दिमाग में से निकल गया, वो भूल गए। तो उस जो वो ड्यूरेशन होती है, वो 3 घंटे या जो भी जो समय है एग्जाम का, एग्जैक्टली उस टाइम पे वो परफॉर्मेंस निकल के आए, उसके लिए आप बेस्ट हैक क्या मानती हो? देखिए, ये सेम जो आपने कहा मेरे साथ हो चुका है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बैठी हूँ बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के, और अचानक से जब कंप्यूटर पे क्वेश्चन स्टार्ट हुए, मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया। मैं पसीने पसीने हो गए कि मैं इतना कुछ पढ़ के आई हूँ, ऊपर से ये शादी वाला प्रेशर, मैंने कमिटमेंट दे रखा है घर पे। तो आप समझ लो कितने सारे प्रेशर आपके ऊपर होने लगते हैं कि यार सबको पता है कि मैं एग्जाम देने हूँ, नहीं हुआ तो क्या होगा। आप लाइब्रेरी में 7-7 घंटे पढ़ रहे हो, फिर भी आप फेल हो जाओ तो क्या बोलेंगे लोग। तो इतने सारे प्रेशर आपके ऊपर था। तो उस टाइम मैंने जो किया था कि 2-3 क्वेश्चन तो गलत कर दिए मैंने। फिर अपने आप को क्या शांत कि थोड़ा ठीक है, बाद में जो भी है। तो आपने जैसा किया हैक, तो इसका बेस्ट हैक होता है, बेस्ट हैक मैं बोलूँगी कि जब एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है, जैसे कि एसएससी में जो मेंस होता है उसमें इंग्लिश 2 घंटे की होती है, मैथ्स 2 घंटे का होता है, उसके टाइमिंग होते हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं कितने बजे की। तो आप जब टेस्ट सीरीज दो तो उसी टाइम पे दो, क्योंकि आपके अंदर का जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, उस हिसाब से सेट हो जाता है कि उस टाइम पर आपके दिमाग को ट्रेन हो जाएगा कि वो प्रेशर झेल सकता है। वो आप भूलते हो, वो किस तरह से याद आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आप 1 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 1 साल बहुत लंबा ड्यूरेशन अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा हैक है, उस टाइम पे ही आप, मतलब आपको जिस टाइम पे एक्चुअल में एग्जाम होता है, और कई बार ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आप हमेशा उसी टाइम पर अपनी वो प्रैक्टिस करें, वो टेस्ट सीरीज लिखें, वो आंसर्स लिखें, ताकि जब आप रियल सिचुएशन में पहुंचे तो वो आपको नई ना लगे। आप ये कहना चाह रही हो? आई थिंक आप नर्वस तभी होते हैं ना जब आपको नयापन लगता है। जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट में अपना पेपर दिया तो मुझे लगा कि मैं घर पे ही बैठ के दे रही हूँ। मेरे दिमाग में जब 1000 लोग आपके साइड में बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग, तो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर हट जाएगा कि आपको दूसरे लोग नजर नहीं आएंगे कि आप डेली काम कर रहे थे, आज भी ये काम कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने गलती की थी कि मैंने वो चीज़ की ही नहीं। तो मैं जब एग्जाम दे रही हूँ, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं साइड सोच रही हूँ कि साइड वाला मेरे से ज़्यादा तो नहीं कर रहा इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी कि आपको प्रेशर और बढ़ा देती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड हैक कि आप उसी टाइम पर पेपर दो। ओके, तो आपको ये किसी ने बताया सीरियसली, या आपने इस चीज़ को खुद रियलाइज किया कि मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करूंगी? तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस अमंग द टॉपर्स कि आप उसी टाइम पे देते हो। ये टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप जब दे रहे हो, बट लोग करते नहीं है। ये प्रॉब्लम है, सुनते हैं, एक कान से निकला दूसरे कान से निकाल दिया। तो यही पर आपको डिफरेंस आ जाता है कि जो कर लेते हैं, जो पेड कोर्स में टीचर्स पढ़ाते हैं और फ्री में टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप खुद एनालाइज करना जानते हो तो आपको समझ में आएगा कि वही चीज़ें पढ़ा रहे जो फ्री में है। पेड में भी सेम थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ा देंगे। तो मैंने सारे ही फ्री वाले ही मटेरियल यूट्यूब पर जो अवेलेबल थे वो यूज़ किए हैं, और सारी चीज़ें अवेलेबल है। टू बी फ्रैंक, सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, उसके लिए आपको मैक्स टू मैक्स 300 रुपये में साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो भी हर टेस्ट सीरीज का जो वेबसाइट है वो आपको सैटरडे संडे फ्री में लाइव टेस्ट देता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे उस पर देते हैं। तो वो भी आपके पास फ्री अवेलेबल। तो आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मेरे पास पैसे नहीं है।
क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वही देते हैं जिसके पास पैसे। अभी जो मतलब इस पॉडकास्ट को या इस इंटरव्यू को अब तक ध्यान से देखते हुए आ रहे होंगे, उनके माइंड में शायद ये क्वेश्चन इरेज हो गया होगा कि वो पता कैसे चले कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, पहली बात तो यूट्यूब में फॉर एसएससी स्पेसिफिकली कुछ टीचर्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, तो फेमस ऐसे ही नहीं हो गए, उनके पीछे कुछ रीजंस रहा होगा कि वो अच्छे से प्रिपेयर करवाते हैं। गर्लफ्रेंड छोड़ के गई होगी। अच्छा, पूछ लूंगा ना किसी से, तो रीजन रहा होगा इसीलिए फेमस हुए। हाँ। तो फेमस हुए क्योंकि उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर कराया। हाँ। ये वो तो 4-5 ही टीचर्स है जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए फेमस है। तो आप उन 4-5 में जा करके देखो कि आपके दिमाग के हिसाब से कौन से टीचर आपको बेस्ट सूटेड है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा है लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आप उस टीचर के पास मत जाओ फिर। तो 4-5 जो भी फेमस टीचर है उसका आप 4-5 को देखो, सबका नहीं दे सकते, 4-5 को तो देख सकते हो। फिर आप देखो कि आपको जो समझ में आ रहा है उसी टीचर को आप फॉलो करो, और हर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। अब कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ और ही पढ़ा देगा, सब सेम ही चीज़ पढ़ाते हैं। आपने किस किस से पढ़ाई की थी, किस किस टीचर को देखा था? मेरे तो मैथ्स के लिए मैंने देखा है गगन प्रताप सर को देखा है, अभिनय सर को देखा है, पवन सर को देखा है, और भी बहुत, मेरे तो बहुत लंबे। फुल वीडियोस अवेलेबल होती हैं इनकी, और पूरी जो आपको चाहिए वो पूरा मटेरियल फुल, मतलब फुल वीडियोस में पैटर्नाइज होता है, या आपको ढूंढना पड़ता था? ढूंढना पड़ता है, मतलब वीडियोस में अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा ना आपको कि ये कौन सा टॉपिक। ये मेरा मेन क्वेश्चन था एक्चुअल में उन लोगों के लिए कि आपको प्रॉब्लम पता लग गई तो आपको वीडियो के अंदर पता लगेगा कि ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो ये चीज़ ना आपको रेलेवेंसी अगर पता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं कैसे नहीं, अब ये कि आपको कैसे पता लगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, क्योंकि एसएससी के ऐसा एग्जाम है जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, मतलब उसी पैटर्न पे। तो आप जब क्वेश्चन देख लिए, आपको सिलेबस पता है, आप टीचर्स पढ़ा रहे वो आप देख रहे हो, तो आपको तो पता लग ही जाएगा ना क्वेश्चन देख करके ये रिलेवेंट है कि नहीं है। अब आपने जब रिलेवेंसी देख ली तो अब आप जब टीचर्स को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये टीचर रिलेवेंट पढ़ा रहा है। अगर आपको इररिलेवेंट लगता है छोड़ दो। तो जब आप टॉपर्स की बहुत सारी 3-4 टॉपर्स की भी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टीचर जो इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे कि अब सबको पता, जो भी एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हो ना, उनको पता है कि ज्योमेट्री पवन सर अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री अभिनय सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये सब आप जब प्रिपरेशन करने लगते हो अपने आप पता लगने लग जाती है। तो आप उसी टीचर का देखो। और मैं एक सबसे ईजी तरीका बताऊँ, जिसने बेसिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है उसी को लगा ले, उनका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। 1 से 2 साल का जो भी आया हुआ है आप उनको लगा ले, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, लोग भटकते बहुत है, बस इतना ही करके जाओ आप, देखो फिर। मुझे एक चीज़ और पूछनी है कि अगर इन केस आपका एसएससी क्रैक नहीं होता, ठीक है, एक सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, और आपने घर पे बोल ही दिया है, वो लड़का भी बेचारा इंतजार कर रहा है, चलो मान लो उसकी तो हो गई अब खैर शादी, तो माइंड में फर्स्ट ही वाज नॉट वेटिंग, उसने वैसे ही मैंने जब मना किया उसी टाइम उसने अपना सोच लिया हमारा बोरिया बिस्तरा। हाँ ठीक है, मतलब घर दिमाग में आया कि नहीं, अगर नहीं हुआ कुछ भी तो मैं घर से भाग जाऊंगी, लेकिन करूंगी जरूर। एक बार बताओ, मेरे दिमाग में कभी ये आया ही नहीं कि नहीं होगा, ये चीज मेरे दिमाग में, लेकिन कभी माइंड में ये आया कि मैं घर से नहीं, अगर ज्यादा दिक्कत नहीं आती मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती मैं, और ये कोई सही डिसीजन भी नहीं है कि आप घर से भाग जाओ या फैमिली की रेपुटेशन पे बात ले आओ, ये बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करती। आप जो भी है आपकी फैमिली, आप उनको समझाओ, और फैमिली का साथ कभी मत छोड़ो। व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यू मेंटेन अ डिग्निटी फॉर अ गर्ल? बताएं। देखिए, घर पर अगेंस्ट जाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बवाल कर दे रहे हैं घर पे, कि बिल्कुल झगड़ा लड़ाई कर दे रहे हैं। अगेंस्ट जाने का मतलब है उनके थॉट्स से थोड़ा सा डिफर करना। तो आपके लेकिन बोलने का तरीका हमेशा सही रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, वो कोई आपके वो नहीं है कि आपका गलत चाह रहे, वो हितैषी ही है आपके, भले वो उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये दुश्मन नहीं है वो आपके, तो आपको समझाना है उनको कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, मुझे ये चीज़ें करनी है। अगर वो तभी भी नहीं मानते तो आप अपनी जगह पे काम करते रहो, उनको जो बोलना है बोलते रहे। आपको लड़ाई नहीं करनी है कि आप घर छोड़ के भाग जा रहे हो, ये कर दे रहे हो, वो कर दे रहे हो। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की उस वक्त तो ये लोग मेरे साथ नहीं थे, लेकिन जब आपको देख लेते ना लोग करते हुए कि अब इसको रोका नहीं जा सकता, ये अब मैं कुछ भी बोलूँगी तो ये करेगी ही करेगी, तो जब आपकी मेहनत दिखने लगती है फिर आपको किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होती, वो कन्विंस्ड हो जाते हैं। जब आपको दिख रहा है कि नहीं बंदी इतनी मेहनत कर रही है,
तो कोई आपको किस मुंह से आकर के मना करेगा, मत करो, वो तो देख रहे हैं ना। तो उसके बाद वही फैमिली मेरी बहुत सपोर्ट करने लग गई थी मुझे। इनफैक्ट मैं जब टेस्ट सीरीज में मैं कम नंबर लेके आती तो मेरी मम्मी कहती थी कोई बात नहीं, टाइम लो जितना लेना है। तो ये चीज़ें वैसे ही नहीं आ जाती, आपकी फैमिली वैसे ही कन्विंस नहीं हो जाएगी, उनको दिखना चाहिए, जब दिखेगा तो वो अपने आप कन्विंस हो जाएंगे। तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है। वो आप बोल के नहीं कर पाओगे, वो आप करके कर पाओगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना समय दिया अपना। थैंक यू। स्पेशल मैसेज मतलब मेरे लिए क्या हो सकता है जो आपको मेरे इस अप्रोच का बेस्ट पार्ट क्या लगा, एंड डू यू लाइक माई अप्रोच और नॉट? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं दिस इज़ आई थिंक माई 3rd और 4th इंटरव्यू। जो रिपीटेड क्वेश्चंस मुझे मिले थे कि आपने इस चीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर किया सब्जेक्ट वाइज, तो ये क्वेश्चन आपने नहीं पूछा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो चीज़ें बहुत अवेलेबल है। वो मैं बता दूंगी आप कर लोगे ऐसा नहीं है, बहुतों ने बता रखा है। बट आपने जो क्वेश्चंस की माई लाइफ प्रॉब्लम्स, कि मैंने किन चीज़ों को फेस किया था, माई माइंड सेट, कि मैंने उन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू नो कि आप किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करो, क्योंकि ये चीज़ें रेडी हो जाएगी तो वो चीज़ें अपने आप सामने आ जाएगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस पूछे। जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, मुझे पता है लाखों लड़कियां हमारे देश में फेस करती है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। फिर कहा जाता है कि यार कुछ करके ही नहीं दिखाया। तो अगर आप फिर अपने ऊपर आपको यकीन है कि आप कर लोगे ना, तो फिर कोई भी सामने आ रहा है आप उसको आराम से हैंडल कर लोगे कि यार ठीक है,